देखिए पहला जो क्वेश्चन जो है हमारा वो डेटाबेस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एमसीक्यू जो है उसके अंदर हम पहले जो है डीबीएमएस है, उसके बाद दूसरे जो पाइथन है दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, मतलब ये कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है उसके बारे में क्या एडवांटेज है। पहला कह रहा है डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम, मतलब डेटा जो है वो प्रोग्राम पे डिपेंड रहता है। फिर कहता है डेटा रिडेंसी इंक्रीज, डेटा की जो रिडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा जो है वो कह रहा है कि डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम, डेटा जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो एडवांटेज जो है वो कह रहा है कि जो डेटाबेस का जो डिपेंडेंसी है वो प्रोग्राम पे रहती है, ऐसा नहीं होता है। और डेटा की रिपीटेशन बढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं होता है कि डेटा की डीबीएमएस से डेटा की रिपीटेशन बढ़ जाए। तो थर्ड है डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा थर्ड, मतलब डेटा जो है वो इंटीग्रेटेड होता है और कई प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, ये कह रहा है कि डीबीएमएस की जो क्वेरी लैंग्वेज है वो डिजाइन की जाती है, किस लिए डिजाइन की जाती है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन जो है उसने कहा है कि सपोर्ट एंड यूजर हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड, कहता है कि ये सपोर्ट करती है इंग्लिश लाइक कमांड को, सपोर्ट द डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है और डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको स्पेसिफाई करती है। तो देखो यूजर को तो सपोर्ट करेगी ही करेगी और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी है, और इसी तरह से ये जो एसक्यूएल क्वेरी जो है ये एक स्पेसिफाई होता है इसका स्ट्रक्चर डीबीएमएस के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर कहते हैं इफ ए रिलेशन इज इन 2NF एंड देन एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की, ये कहता है कि थर्ड जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है कि जो भी कैंडिडेट की है वो प्राइमरी की होती है। ये बात सही है कि लेकिन 2NF के अंदर बात कर रहा है। देखो फर्स्ट जो NF है वो आपको बताता है कि रिपीटेशन के बारे में, वो प्राइमरी की के बारे में, और जो सेकंड जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमें बताता है पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में, पार्शियल डिपेंडेंसी कैसी है। और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में। क्वेश्चन ये बन रहा है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बन रहा है वो कह रहा है कि 2NF में क्या होता है, क्या प्रत्येक कैंडिडेट की प्राइमरी की होती है। ये नहीं होता है, क्योंकि जो जितनी भी कैंडिडेट की होती है उसमें से एक जो है वो प्राइमरी की बनती है, सारी की सारी प्राइमरी की नहीं बनती। उसके बाद में एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंड ऑन ईच रिलेशन की, मतलब आपको पता होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसके अंदर सभी के सभी जितने भी फील्ड है वो पहली जो प्राइमरी की है उसके ऊपर निर्भर करता है, जबकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, मतलब पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण। अब देखिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कर रहा है, फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी आर इन फॉर्म, कहता है कि ऐसा फंक्शन जिसे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है वो किस फॉर्म में होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है, और फोर्थ अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है और जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, और जो फर्स्ट है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। बस एक बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। फिफ्थ नंबर देखिए विच इज द वन फंक्शन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहता है कि इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है फिफ्थ नंबर के अंदर जो डीबीएमएस में पाया जाता है। तो ये कहता है कि यूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, सही बात है। व्हाट ए यूजर नीड, यूजर को क्या आवश्यकता है ये बता देगा। देखो मेन फंक्शन पूछ रहा है, आखिर पहला फंक्शन डीबीएमएस का क्या है, कि ये कह रहा है कि यूजेबिलिटी का ध्यान रखता है, दूसरा कह रहा है कि यूजर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, डिसाइड व्हाट टू डू विद लीगेसी सिस्टम, सिस्टम को क्या करना है, और फोर्थ नंबर जो है वो क्या कह रहा है आपको, फोर्थ नंबर जो है
वो आपको कह रहा है प्रिवेंटिंग एरर, एरर को रोकना है, और मल्टीपल यूजर एट ए टाइम काम करते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। आपको मेन जो है सबसे जरूरी फंक्शन यही होता है कि आप एरर को कम करना चाहते हैं, और जो कई जो यूजर है, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, उस पर क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फंक्शन है डीबीएमएस का, और इसीलिए इसमें कंकरेंसी कंट्रोल हो गया, नाम ध्यान रखिएगा, वो इसमें यूज आता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ ए सिस्टम कैन इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है। देखो एक टेबल की नॉन की जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की तरह काम करती है, वो हमारी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। अब इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन ने कहा ए रिकॉर्ड कैन नेवर कंटेन नल वैल्यू फॉर ए फॉरेन की एट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि जो भी रिकॉर्ड है वो नल वैल्यू फॉरेन की के लिए नहीं रखता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक टेबल की प्राइमरी नॉन की और दूसरी टेबल प्राइमरी की बन गई, और ए नॉन नल फंक्शन की एट्रीब्यूट मतलब जो नल नहीं हो सकती है, ऐसे को हम लोग जो है फॉरेन की बनाते हैं। तीसरा कह रहा है फॉरेन की एट्रीब्यूट इन ए रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर टू अनदर रिकॉर्ड, मतलब फॉरेन की का जो एट्रीब्यूट है वो दूसरे रिकॉर्ड को क्या करता है, आपके नल रखता है उसके लिए। और फोर्थ कह रहा है फॉरेन की एट्रीब्यूट इन ए रिकॉर्ड ऑलवेज रेफर टू अनदर रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन। देखो एक बेसिक सी बात क्या है, समझने की चीज क्या है, समझने की चीज इतनी है कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक टेबल की नॉन की है, बट वो दूसरी टेबल में जाकर प्राइमरी की तरह काम कर रही है। जब वो प्राइमरी की तरह काम करेगी तो नल कैसे रख सकती है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो डेटाबेस का हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो कंपोनेंट है वो, ये कह रहा है कि उसमें उसको छोड़ के, जैसे यूजर उसके अंदर नहीं होते, सेपरेट फाइलें, अलग सी फाइलें उसके अंदर नहीं होती, डेटाबेस उसमें नहीं होता, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। तो आपने पढ़ा होगा यूजर तो उसके अंदर होता ही है, और डेटाबेस भी उसके अंदर होता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए तो आपने सुना ही होगा। तो बचा क्या, अलग सी फाइलें नहीं होती। ये हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ना कि अलग सी फाइलों की बात कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर के बाद, वो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है इन ए लार्ज डीबीएमएस, जो बड़ा डीबीएमएस है उसके अंदर क्या विशेषता होती है। इस सब स्कीमा, सब स्कीमा क्या होता है, देखो स्कीमा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, सब स्कीमा मतलब उसका पर्टिकुलर जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, सब स्कीमा कहलाता है। तो कहता है ई सब स्कीमा कंटेन एवरी फील्ड इन द लॉजिकल स्कीम, मतलब प्रत्येक लॉजिकल स्कीम में सब स्कीमा रखा जाता है। ईच यूजर कैन एक्सेस एवरी सब स्कीमा, प्रत्येक जो यूजर है वो सब स्कीमा को एक्सेस कर सकता है। सही है बात। ईच यूजर कैन सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस, डेटाबेस का पर्टिकुलर हिस्सा, जैसे कि डोमेन अपने बोलते हैं, वो अगर अपने देखना है, व्यू एरिया देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारी बातें आपकी क्या है, सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर। ये कहता है व्हेन यूजिंग ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट डू इज टू, मतलब कह रहा है कि अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग लेते हैं तो पहली चीज आप क्या करना चाहेंगे, उसका कहते हैं लोड द सॉफ्टवेयर इनटू आवर माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को माइक्रो कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट फाइल एडिटर, फाइल एडिटर को एक्टिवेट करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। सबसे पहली जो चीज होगी वो आप किसको क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। बिना डेटाबेस को क्रिएट करे आप काम नहीं कर सकते। फाइल एडिटर को एक्टिवेट करना, माइक्रो कंप्यूटर को लोड करना, ये सब चीजें इसमें नहीं होगी। इसमें हमें डेटाबेस क्रिएट होगा, सबसे पहला काम यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू रिलेशनल डेटाबेस। कहता है रिलेशनल डेटाबेस में इनमें से जो 10वां नंबर क्वेश्चन है उससे कौन सी बात गलत है। A disadvantage of highly normalized table is that query may require to many time consuming join। भाई आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में हम टेबल को अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं तब दिक्कत क्या आती है, जब आपने उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया तो आपको उनको ज्वाइन करके तो दिखाना ही पड़ेगा और वो समय ले लेता है। सही है बात। अब देखिए
फॉरेन की कंस्टेंट आर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपको बताया गया प्राइमरी की जो होती है एंटिटी इंटीग्रिटी होती है। नोट्स में कई बार आपको बताया, ऐसी नहीं है कि पहली बार आपको बताया जा रहा है। तीसरी चीज, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड रो इन ए टेबल। पता होना चाहिए भी प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिक होती है, जो नॉट नल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। और चौथा जो नल रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट, नल किस लिए यूज लिया जा रहा है, ताकि स्पेस को बताया जा सके, नहीं ये कारण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर। तो ऐसे बेसिक नॉर्मल से क्वेश्चन करने से हमारे जो है डीबीएमएस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हमें थोड़ा सा उसको डीपली नोट्स को पहले रीड करना पड़ेगा, फिर आप इसको देखेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप इसको समझ सकते हैं। फिर कहते हैं इन ए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन मीन्स। कहते हैं कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, एक होता है कार्डिनलिटी, एक होता है डिग्री। नोट से मैंने आपको कई बार रटवाया भी है कि डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग डिग्री कहते हैं, और नंबर ऑफ रो को या टपल को हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, नंबर ऑफ टपल को। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है। फिर 12 नंबर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेस। जो आपने काम किया उस काम को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग लेंगे, तब आप यूज करेंगे कमिट। कमिट का मतलब तो क्या होता है, उसको सेव करके रख देना। सेव पॉइंट होता है कहां तक हम उसको सेव करना चाहते हैं, और रोल बैक का मतलब होता है उसको पूरा पूरा हटा देना। ये जो है, जैसे आपने डीडीएल सुना होगा, डीएमएल सुना होगा, टीसीएल एक वर्ड होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, वहां पे ये चारों कमांड जो है वो यूज आती है। 13 नंबर क्वेश्चन, ट्रंकेट। ट्रंकेट जो कमांड है वो किस काम में आती है, ट्रंकेट कैसी कमांड है। ट्रंकेट होता है कि आपका जो डेटाबेस है उसको अगर आप खाली करना चाहते हैं तब उपयोग लेते हैं आप किसका, ट्रंकेट का। जब डेटाबेस की कमांड होती है तो वो डीडीएल होगी, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, इसने क्या कहा, इन एसक्यूएल क्रिएट टेबल इज यूज्ड। ये कहता है कि एसक्यूएल के अंदर क्रिएट टेबल कमांड क्या काम में आती है। टू क्रिएट ए टेबल डिफाइनिंग इट्स कॉलम, इंटीग्रिटी कंस्टेंट, मतलब प्राइमरी की या फॉरेन की को बताते हैं, और स्टोरेज एलोकेशन। सही है बात। कहते हैं इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा मैनिपुलेशन कमांड। इसमें से जो डेटा मैनिपुलेशन जो कमांड है वो हमारी कौन सी है, डीएमएल मतलब रिकॉर्ड वाली कमांड होगी, रीनेम टेबल का नाम बदलता है, रीवॉक टीसीएल कमांड है, डीसीएल कमांड है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो एक ही कमांड बचती है, वो है हमारी अपडेट कमांड। चलिए नेक्स्ट कमांड पे हम लोग नेक्स्ट है डीबीएमएस का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 16। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज डेटा इन ए डेटा टेबल। ये कह रहा है कि एसक्यूएल में ऐसी कौन सी कमांड है जो डेटा टेबल को बदल सकती है। डेटा टेबल को बदलने के लिए कौन सी कमांड है, अगर आपने कमांड पढ़ी ही नहीं, आज ही मैंने आपको बताया था अपडेट कमांड। फिर कहता है विच कमांड इज यूज्ड टू रीडिफाइन कॉलम ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल। अगर आपने कॉलम बना लिए, उसको अगर आप रीडिफाइन करना चाहते हैं तब आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, अल्टर टेबल। डीएमएल की कमांड है अल्टर टेबल, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, इस तरह के कॉलम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट का इनमें से कौन सी चीज नहीं है। 18 नंबर डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या वर्ड, कोई वर्ड नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल हमें पता है। 19 नंबर देखिए, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, अगर नोट्स आप ढंग से पढ़े हुए होंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा समय आपको नहीं लगता। द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल क्या है, इज यूज टू मैनेज यूजर एक्सेस, मतलब यूजर एक्सेस देने का काम करता है। उसके बाद में इज यूज टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन का काम किसका होता है, डीसीएल का काम होता है। तो सिंपल सी बात है कि यूजर को परमिशन देना कि भाई आप ग्रांट का काम कर सकते हो, रिवॉक का काम कर सकते हो, आपको परमिशन दी जा सकती है। पहला, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रो ऑफ द टेबल, जो पहले वाली टेबल है उसको अगर आप रो को बदलना चाहे तब आप किसका उपयोग लेंगे, पहले से उपस्थित रो टेबल को अगर आप बदलना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था अपडेट कमांड। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, इन ए रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड। ये कहता है कि जो भी हमारी टपल है उसको हम फील्ड के अंदर डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। टपल होता है रो के लिए। 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए,
द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डीबीएमएस इज रेफर्ड एज द, ये कहता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो रिक्वेस्ट करती है किसी भी डेटा के लिए डेटाबेस से। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डीएमएल जो है कमांड जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करती है किस काम के लिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। 22 नंबर। टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम को अगर डिलीट करना है तो आप ये मत सोचना कि उसके लिए हमारी जो कमांड होगी वो डिलीट कमांड होगी, डिलीट रो को डिलीट करती है। कॉलम को अगर डिलीट करना है तो अल्टर कमांड होती है, जिसे मैंने आपको बताया था, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड न्यू एट्रीब्यूट, नए एट्रीब्यूट अगर आप जोड़ना चाहे तो वापस से अल्टर कमांड है, ऐड कॉलम कमांड होगी। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड ए कॉलम लाइन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू ए टेबल, ये कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी कमांड है जो कॉलम को कंस्ट्रेंट उसमें जोड़ने का काम करती है, तो वो हमारी कौन सी है, ऐड कॉलम कमांड है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है कुछ पाइथन के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अब ये देखिएगा कि पहले वाले जो मेरी टेस्ट सीरीज में जो पाइथन के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे बेसिक चीजें जैसे टपल क्या होता है, आपके लिस्ट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आपको अच्छे बताए हुए हैं, पहले वो भी आप देख लीजिएगा। ये तो पाइथन के लास्ट के हमारे टॉपिक है जिसके क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखो पहला जो है फंक्शन लेंथ एबीसी और sys डॉट गेट साइज ऑफ एबीसी का आउटपुट समान होगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर लेंथ आप निकालते हो और सेट साइज का अगर आप यूज करते हो तो ये पूछ रहा है कि क्या दोनों का जो है इक्वल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ नंबर ऑफ जो है कैरेक्टर के बारे में बताता है और वो उसके साइज के बारे में बताता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड चलाया जाए तो निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। कहता है कि यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोड चला रहे हो तो पाइथन कोड का आउटपुट क्या हो सकता है विंडो के लिए। इंपोर्ट SYS और इंपोर्ट में स्पेस आएगा, इफ और SYS के बीच में भी स्पेस आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। SYS डॉट प्लेटफॉर्म कॉलन 2, मतलब आपके जो 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, 2 का मतलब 1 तक जाएगा तो WI हो गया। ये कहता है अगर क्या ये उसके जो प्लेटफॉर्म है क्या ये उसके बराबर है 27 नंबर, तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अगर ये बात सही है, अगर वो उसके इक्वल है तो ये मैसेज आपको क्या दे देगा, हेलो आपको मैसेज दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। निम्नलिखित है पाइथन कोड का आउटपुट क्या हो, जो हमारी पाइथन कोड है उसका आउटपुट क्या होगा। वही इंपोर्ट SYS आपने यूज किया, SYS stdin डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन मतलब उसको रीड कर रहा है लाइन को, और सेंड फाउंड्री अगर आपने लिखा है तो ये कह रहा है कि उसका आउटपुट क्या आएगा 28 नंबर। अब इसको अगर आप नेक्स्ट लाइन में रखना चाहते हैं तो आप उसको क्या यूज करेंगे, अगर आप ये इस तरह से आउटपुट आप देना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे सेंड फाउंड्री स्लैश एन का, स्लैश एन जो है वो इसमें यूज होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो सिस्टम एक क्लास का नाम है, stdin एक ऑब्जेक्ट का नाम है और रीड लाइन इनपुट करने का काम करता है। ये जो चीज है ये होती है विंडो पे, जब हम लोग जो कोडिंग के अंदर अगर हम इनपुट लेना चाहते हैं तब हम लोग इसका उपयोग लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सेंड फाउंड्री जो है वो कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन में कैसे प्रिंट हो सकता है, तो सेंड फाउंड्री स्लैश एन के द्वारा प्रिंट हो सकता है। इसी तरह से नॉर्मल जब मैंने आपको इनपुट करना सिखाया था तब मैंने आपको बता रखा है कि इंट करके आप इनपुट करके वैल्यू इनपुट कराते हैं, लेकिन ये चीज ईवैल के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईवैल से भी इनपुट हो सकता है लेकिन इनपुट वैल्यू लिखने के बाद हो सकता है, तो इसके कारण ये कंप्यूटर इनपुट नहीं लेगा जैसे इसमें बताया है और इसके कारण ये एरर दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सन के लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा का चयन करें। रिकर्सन क्या होता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करे, एक फंक्शन एग्जीक्यूशन इंस्टेंस जो उसी फंक्शन के दूसरे एग्जीक्यूशन इंस्टेंस को कॉल करता है। देखो वैसे तो पहली डेफिनेशन जो है वो भी सही है कि एक फंक्शन हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ, बट अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर रहा है
तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे, दूसरा फंक्शन वापस पहले फंक्शन को कॉल करे, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है, जो कि इनडायरेक्ट रिकर्सन होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल भाषा में हम बोलना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन इंस्टेंस जो दूसरे एग्जीक्यूशन इंस्टेंस को कॉल कर ले, मतलब वापस से उसको कॉल करवा ले, एग्जीक्यूट करवा ले। इसका आंसर जो होगा वो सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। एक फंक्शन बनाना सिखाया है मैंने, मेरे नोट्स अभी तक आपको फंक्शन बनाने नहीं बताया, मैं आपको करवाऊंगा, ये अभी नोट्स तैयार हो रहे हैं। अब देखो डेफ करके कन्वर्ट नाम का फंक्शन है, उसे बी आर्गुमेंट पास हो गया, मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर अभी आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसने कन्वर्ट के अंदर बी डबल जो है फ्लोर वाला फंक्शन भी इसने पास करा है, और फिर पूछा है क्या बी 0 आ रहा है क्या। दूसरे वाले में इसने जो है अपेंड करा है DIG को, और तीसरे वाले में कन्वर्ट में वापस में इसने 6 को पास करवाया है, क्या वो 0 के बराबर है क्या। 6 में फिर मॉड्यूलस 2 कर रहा है और रिमाइंडर इसके अंदर डाल रहा है, और इसी तरह से L डॉट रिवर्स कर रहा है, रिवर्स फंक्शन कॉल कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है ये एक लाइन है पूरी कंप्लीट, और ये कन्वर्ट जो है ये इस फंक्शन से बाहर है, फंक्शन वाली लाइन में है। ये 6 जो है वो यहां से यहां पास हो रहा है, और 6 में आपने पहली बार 2 का भाग लगाया तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया। 0 का आपने अपेंड कर लिया, स्टोर करवा लिया। 6 में वापस 2 का भाग लगाएंगे तो 3 तक भाग जाएगा, फिर ये वापस से खुद को खुद ही कॉल कर रहा है। जब खुद को खुद ही कॉल कर रहा है तो 3 में जब वापस से 2 का भाग आप लगाओगे तो रिमाइंडर फिर वापस से 1 बचेगा, फिर वे वापस 1 डिवाइडेड 2 होके फिर ये वापस से फिर खुद को कॉल करेगा तो वापस 1 बचेगा। तो 3 बार 6, 3 और 1, और हर एक बार रिमाइंडर बचेगा। पहली बार 0, फिर 1 और फिर 1, और ये सारे के सारे इनबिल्ट जो फंक्शन है अपेंड, उसके कारण अपेंड हो जाएंगे। इनबिल्ट जो फंक्शन है रिवर्स, उसके कारण रिवर्स हो जाएंगे। एक तरह से ये डेसिमल टू बाइनरी बदलने का क्या हो गया, आपका प्रोग्राम हो गया, और इसका आंसर आपका क्या हो गया 2। टेल रिकर्सन क्या होता है, देखिए रिकर्सन तो आपने काफी सुने होंगे। नेक्स्ट जो रिकर्सन जो है वो टेल रिकर्सन है। पहले कहता है रिकर्सिव फंक्शन जिसमें 2 आधार मामले हो, मतलब 2 बेस हो जहां पे रोकने के लिए। एक फंक्शन जहां रिकर्सिव फंक्शन इनफाइनाइट लूप की ओर चला जाए, जहां लूप जो है वो इनफाइनाइट चल जाए। एक रिकर्सिव फंक्शन जहां फंक्शन कुछ भी वापस नहीं करता, केवल मानों को जो हमारा रिजल्ट होता है उसी को ही प्रिंट करता रहता है, मतलब लगातार चलता रहेगा फंक्शन और अंदर की सीरीज प्रिंट करता रहेगा। एक फंक्शन जहां रिकर्सिव सेल फंक्शन द्वारा, रिकर्सिव सेल फंक्शन के द्वारा एग्जीक्यूटिव आखिरी एंटिटी होती है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज की अगर बात करते हैं तो वो टेल नहीं है, तब वो कंटिन्यूअस रिकर्सन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो भी प्रोसेस हो गया उस प्रोसेस के लास्ट वाला रिजल्ट, जैसे मान लो फैक्टोरियल का प्रोसेस हो गया तो लास्ट रिजल्ट क्या आएगा 120 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 120 हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा टेल रिकर्सन कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे नेटवर्किंग के है, CN के है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है 33 पे देखें, सबसे पहले कहता है कि डायनेमिक मैपिंग प्रोटोकॉल इन विच ए फिजिकल एड्रेस इज फाउंड फॉर ए गिवन लॉजिकल एड्रेस। ये कह रहा है कि डायनेमिक मैपिंग प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है जो फिजिकल एड्रेस को पता करता है, लॉजिकल एड्रेस से पता है। तो IP एड्रेस से अगर फिजिकल एड्रेस पता करते हैं तो वो ARP प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मैंने नोट्स में भी और वीडियो में भी आपको समझा रखा है मेरी वीडियो में, और उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो RARP होता है। नेक्स्ट जो है 34 क्वेश्चन कहता है एक ARP जो है रिप्लाईज नॉर्मली एंड एन ARP रिक्वेस्ट इज नॉर्मली। जब आप ARP से रिप्लाई करते हो और ARP से रिक्वेस्ट से अप्लाई करते हो तो यूनिकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है। तो 34 में आप याद रखिएगा कि जब ARP से रिप्लाई होती है तो एक दिशा में होती है, वो यूनिकास्ट होती है, जबकि जब ARP की रिक्वेस्ट आती है तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। यूनिकास्ट रिप्लाई के लिए एक बार सिंगल रिप्लाई, और रिक्वेस्ट जो होती है वो एक से ज्यादा होती है, वो हमारी क्या होती है ब्रॉडकास्ट होती है। अगला जो है ICMP कौन से लेयर पे काम करता है, आपने OSI मॉडल मेरा सुना होगा,
तो ICMP जो है वो नेटवर्क लेयर पे पाया जाता है। कौन सी लेयर पे पाया जाता है? नेटवर्क लेयर पे। ICMP जो मैसेज है उसमें एक हेडर पार्ट होता है और एक वेरिएबल साइज डेटा सेक्शन होता है। हेडर पार्ट और वेरिएबल साइज डेटा सेक्शन। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है 36 के अंदर, तो वो कितने साइज का होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स के अंदर हमारे नहीं है। 8 बाइट का होता है। तो हेडर हो गया और वेरिएबल साइज का डेटा सेक्शन हो गया। लिखिएगा आप कि ICMP में उसका साइज क्या होता है? 8 बाइट का होता है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर कहता है IGMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हो गया। और अब है IGMP जो प्रोटोकॉल है उसका जो पैकेट जो है वो कैरी कैसे करते हैं, किस रूप में उसको कैरी करता है? तो वो होता है IP। जितने भी हमारे प्रोटोकॉल है वो IP के रूप में ही जाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IGMP किसके रूप में करता है? IP के रूप में। इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, अब कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तो दिक्कत ना आए। अब है 38 नंबर, द IP पैकेट दैट कैरीज ए IGMP पैकेट हैज ए वैल्यू ऑफ। ये कहता है जो IP पैकेट, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कहा था, वो इसको कैरी करता है तो उसके कितने प्रोटोकॉल फील्ड वो जो है वो उपयोग लेता है। तो 38 का जो आंसर जो है वो आपके होंगे दो फील्ड उसके अंदर होती है। एक हेडर हो गया आपका IP हो गया और एक उसका डेटा हो गया। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द डिलीवरी ऑफ द IP पैकेट एंड द डेस्टिनेशन आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। कह रहा है कि जो भी हमारा IP पैकेट होता है उसका जो डिलीवरी हम लोग करते हैं IP पैकेट की, डेस्टिनेशन आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। उनका डेस्टिनेशन जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे हो सकता है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आप डिलीवरी जो करते हैं वो हमेशा कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम डिलीवरी करेंगे तो इन डायरेक्ट डिलीवरी के अंदर जो हमारा IP पैकेट है वो अलग अलग नेटवर्क में भेजा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज टू क्रिएट ए। मतलब कह रहा है कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप OSI मॉडल ढंग से देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे अगर हम एक प्रोसेस को भेजते हैं तो दूसरा प्रोसेस उससे कम्युनिकेशन करता है। तो ये किसकी मदद से होता है? ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से। UDP कैसा प्रोटोकॉल है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 नंबर, पता ही है UDP जो है वो कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। मतलब आप समझे कि एक UDP प्रोटोकॉल होता है और एक जो होता है वो FTP प्रोटोकॉल होता है। UDP पूरे बड़े पैकेट को एक साथ भेजता है लेकिन वो रिलायबल नहीं होता, लगातार भेजे रखता है। और जबकि जो FTP होता है वो भी बड़े पैकेट को भेजता है लेकिन वो रिलायबल होता है। लेकिन STTP जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट को भेजता है, इसलिए वो रिलायबल भी होता है लेकिन वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। और जो FTP है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसे कहता है UDP डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विस ऑफ IP पैकेट फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन। कहता है UDP जो है वो कौन सी ऐसी सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है इनके अलावा। 42 में आपका आंसर है वो है B, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस आपको प्रोवाइड नहीं कराता। प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है 43, इन द सेंडिंग कंप्यूटर UDP सेंड्स ए डेटा यूनिट टू द। मतलब UDP जो डेटा को भेजता है वो किस फॉर्मेट में भेजता है, कौन सी लेयर पे? हमारे ये ट्रांसपोर्ट जो है IP लेयर होती है जिसपे वो डेटा को क्या करता है, TCP/IP, जिसपे वो डेटा को भेजने का काम करता है। तो 43 आपका हो गया C। 44 UDP और TCP दोनों कौन सी लेयर पे काम करते हैं? तो 44 का हो जाएगा आपका C, कौन सी लेयर पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। 45 देखिए, व्हेन एन IP लेयर ऑफ रिसीविंग होस्ट रिसीव ए डेटाग्राम। कहता है कि IP लेयर जो है वो जब होस्ट को रिसीव करती है डेटाग्राम के तो वो कौन सा किसका होस्ट रिसीवर का उपयोग लेती है? तो 45 का हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सारे ही बातें हमारी जो चल रही है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही चल रही है।
यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर था, यूडीपी टीसीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रही थी, यूडीपी जो डेटा को भेजता है वो भी टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, और ये जो काम जो होता है यूडीपी का वो प्रोसेस टू प्रोसेस ही होता है, और ये कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल, मतलब एक साथ पैकेट को भेजता है बिना एरर को चेक किए। तो ये सारे इसके नेटवर्किंग के हमारे ओएसआई लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब देखें, ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सम बराबर 1 आपने लिया है, और ये कह रहा है कि अगर हम इसको रन करते हैं, सम को कब तक रन कर रहा है, 9 आने तक, प्लस प्लस सम हो रहा है और प्रिंटफ के अंदर ही हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो जो हमारा 46 जो है जो क्वेश्चन, उसके अंदर जब लगातार ये बढ़ेगा तो प्लस प्लस करके उसको प्रिंट करेगा। अब आपने सेमीकोलन लगा दिया दोनों साइड, इसका मतलब लूप लगातार चलता रहेगा और 9 आते ही ये रुक जाएगा। और जब ये कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, जब ये लूप से बाहर निकलेगा तब इसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है, 10 होती है लूप रुकने के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज आफ्टर द फॉलोइंग? कहता है कि एवरेज की वैल्यू इस प्रोग्राम में क्या आएगी। सम बराबर सम प्लस इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू को जोड़ेगा और सम के अंदर डालेगा, प्लस प्लस इंडेक्स होगा, मतलब पहली बार एक सम में जुड़ेगा 1 आ जाएगा, अगली बार 1 2 के साथ जुड़ेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 जो है वो आपका आगे नेक्स्ट 3 के साथ जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 4 के साथ जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 5 के साथ जुड़ेगा 15 हो जाएगा, 15 6 के साथ जुड़ेगा 21 हो जाएगा, 21 7 के साथ जुड़ेगा आपका 28 हो जाएगा, 28 8 के साथ जुड़ेगा तो 28 36 हो जाएगा, फिर 36 जो है, इस तरह से ये इसके लूप को चलाएगा और जो भी लास्ट में सम आएगा उस सम को जितनी बार ये चला है उससे ये भाग लगाना। तो ये क्वेश्चन आईए के पेपर में पूछा हुआ है, इसको करके आप देखोगे तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो सी आपका आंसर बनेगा। टोटल 105 तक का टोटल कर देगा, मतलब इसको ऐसा समझे कि सम से अगले वाला भी एक बार जुड़ेगा जरूर, तब ये सम से ऊपर निकलेगा और सम से ये 5 ऊपर निकल जाएगा, और कितनी बारी में तक, 15 बारी तक। करके आप देखना तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। 48 जो क्वेश्चन जो है उससे कहता है कि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1, तीनों की वैल्यू इसने ले ली। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। अब कहते हैं x जो है वो y प्लस z से बड़ा है। y और z से बड़ा है क्या? नहीं है। अगला कहता है एल सिर्फ x जो है y प्लस z से छोटा है। ये बात भी गलत है, ये नहीं है। तो ये हमारा जो 48 है उसका जो रिजल्ट है वो क्या है? हे आएगा। क्या आएगा आपका? हे आएगा। जब वो कंडीशन नहीं, वो कंडीशन नहीं, तो लास्ट कंडीशन चलेगी। अब ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन की वैल्यू क्या आएगी? एल इक्वल टू बी। क्या एल बी के बराबर है? हाँ, एल बी के बराबर है तो 1, नहीं तो 0। तो आपको दिख ही रहा है कि वो इसके बराबर है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? 1 वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर। 50 क्या कह रहा है? x और y आर बोथ इंटीजर। x और y दोनों इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि x और y बोथ डिक्लेयर एज ए फ्लॉट। कह रहा है दोनों को फ्लॉट लिया जा सकता है। x और y आर बोथ डिक्लेयर एज ए डबल। डबल भी लिए जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप मैक्रो बनाते हैं तो उसमें आप डेटा टाइप नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप किसी भी प्रकार का डेटा टाइप से उपयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 51। कंसीडर द मैक्रो डेफिनेशन प्लस प्लस स्क्वायर सी को आपने पास करवाया है, तो आप ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या है? दे विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। सी को आप पास कराएंगे, सी को आप पास कराएंगे x इंटू एक्स और ब्रैकेट में x इंटू एक्स। दे विल नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ये दोनों सेम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। 51 नंबर में कह रहा है। और तीसरा क्या है? सेकंड डेफिनेशन इज नॉट लीगल। सेकंड जो डेफिनेशन और लीगल नहीं है। तो आप ये समझ ले कि चाहे आप ब्रैकेट लगाए चाहे ना लगाए, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आता।
क्योंकि जब आप नहीं लगाते तब x इंटू एक्स का रिजल्ट अलग आता है, जब ब्रैकेट लगाते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करता है फिर उसको स्क्वायर में प्लस प्लस करता है, तो दोनों का आंसर जो है वो कभी भी सेम नहीं आता। अब मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगा कि अपने जो क्वेश्चन है वो है आईओटी के। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आईओटी के क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर फाइल्स, दूसरी फाइल से यूजर जो है फाइलों को एक्सेस कैसे कर सकता है। तो देखिए 52 में आपको पता ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यही काम करता है। नेक्स्ट जो है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एड्रेस ईच, इंटरनेट एड्रेस कितना बड़ा होता है, आप हमेशा ध्यान रखना 32 बिट का होता है। 8 8 8 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32, टोटल 32 बिट का होता है। फिर कहता है टीसीपी सेंड्स, ये कहता है कि टीसीपी जो है वो सेंड करता है डेटाग्राम को, किस फॉर्मेट में डेटाग्राम को सेंड करता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अभी 2 मिनट पहले वाले क्वेश्चन में आया था आईपी के रूप में सेंड करता है। फिर कहता है आरएफसी कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, वो जो है वो क्या चीज है, ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड है, कईयों के प्रोटोकॉल के इसके नंबर होते हैं। अब एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये आपने कई बार पढ़ा ही होगा और इसका आंसर आपका क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। ये सीडी गलत टाइप हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट कहता है सीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीयू की फुल फॉर्म नहीं आती है तो आप पेपर मत ही दीजिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद में ये है 58, सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, जो सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट 59 नंबर जो है कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट क्या है जिसके द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो कंट्रोल यूनिट है, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसी नॉर्मल गाइड से ही हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। ऐसे आसान वाले क्वेश्चन होने चाहिए तो हमें लगेगा कि हमें सब कुछ आ रहा है। अब देखो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। उम्मीद में मत रहना कि ऐसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य करता है, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन करने का जो कार्य है वो कौन करता है, लेकिन बेसिक जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ALU है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है। 62 नंबर कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है, कंप्यूटर कैसी गणनाएं करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, तभी तो उसका नाम ALU है। ऐसी बेसिक चीजें तो कम से कम पढ़ के रख लो जिस जो छोटे छोटे किताबों में भी दी हुई होती है। ALU एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसका भाग है, ALU एक हार्डवेयर डिवाइस है वो किसका पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ALU सीपीयू को कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर खींचने में आपके मदद करेंगे। सीपीयू को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सबसे पहले बनने वाला सीपीयू के बारे में सबसे गलत कथन क्या है, 65 का D, इनमें से कोई भी नहीं है, सब बातें इसमें सही है। इंटेल कंपनी ने बनाया था, इंटेल 4004 था, 4 बिट का प्रोसेसर था। किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोसेसिंग का कार्य करती है, तो 66 का जो आंसर होगा वो आपका होगा A, सीपीयू ही प्रोसेसिंग का काम करता है। फिर है 67, कंप्यूटर में किस डेटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात परिणाम को कहा जाता है। जब आप प्रोसेसिंग कर देते हो तो आपका जो प्रोसेस का होता है वो हमारा आउटपुट होता है। दो या दो से अधिक डेटा के मध्य तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लॉजिकल है। एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत करना मतलब पेपर में बैठने का मतलब ही नहीं है। 69 नंबर, जोड़ बाकी गुना भाग आदि प्रकार की गणनाओं को कहा जाता है, अर्थमेटिक कहते हैं। 70 ये कहता है इनमें से कौन सा मदरबोर्ड को प्रभावित करता है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं वो हमारा सर्किट बोर्ड कहलाता है। 71 नंबर, पेंटियम चिप के सर्जन में निम्न के कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कुछ ढंग का क्वेश्चन आया है, सबीर भाटिया, याद कीजिएगा, लिखने लायक क्वेश्चन है। सबीर भाटिया जो कि पेंटियम चिप का सर्जन जिसने किया था। 72 SCSI, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, वापस से बोल के देख लीजिएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, कंप्यूटर का वह भाग जो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट इत्यादि कार्य करता है। 73 वो काम किसमें होते हैं,
ALU में होते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की निम्न मात्रक में मापा जाता है। किस में नापा जाता है? 74 का आंसर होगा मेगाहर्ट्ज में। 75 CPU के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले मध्यवर्ती के परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? वो होते हैं हमारे रजिस्टर। ये हमारे आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।